चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। नमस्कार, जनता पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। भारत को बड़ी कूटनीतिक जीत मिली है। जासूसी के आरोप में कतर में जेल में बंद 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा कर दिया गया है और इनमें से 7 पूर्व सैनिक अपने वतन लौट चुके हैं। कतर से लौटे पूर्व सैनिकों ने अपनी सरजमी पर वापसी करते ही भारत माता की जय के नारे लगाए। कतर से भारत लौटे नौसैनिकों के अधिकारियों ने अपनी वापसी पर कहा कि पीएम मोदी के हस्तक्षेप के बिना हमारा फिर से वापस लौटना संभव नहीं था। भारत सरकार ने लगातार हमारी रिहाई के लिए प्रयास किए थे। हमने भारत वापस आने के लिए लगभग 18 महीने तक इंतजार किया। हम पीएम के बेहद आभारी हैं। यह उनके व्यक्तिगत हस्तक्षेप और कतर के साथ उनके समीकरण के बिना संभव नहीं हो सकता था। खुशी हो रही है कि वापस इंडिया पहुंच गए हम सेफ एंड साउंड, और डेफिनेटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल हुआ, और गवर्नमेंट ऑफ कतार के हिज एक्सेलेंसी द अमीर को कि उन्होंने ये होने दिया। एंड बस यही बोलना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच। विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी इट वोंट बी, आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते अगर इंटरवेंशन नहीं होता एट दैट लेवल, हाईएस्ट लेवल। एंड स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनके अथक प्रयास से कि वो कंसिस्टेंटली लगे रहे, एंड वी आर देयर इन फ्रंट ऑफ यू। थैंक यू। लेकिन आप नैरेटिव देखिए, जब देश में कोई ऐसी घटना दुर्घटना हो जाती है तो सारे वामपंथी, सेकुलर गैंग और विपक्षी मिनट भर में अपना रोना धोना लेकर प्रकट हो जाते हैं, और जैसे ही कोई सकारात्मक या अच्छी खबर आती है तो गधे के सिर से सींग की तरह ये गायब हो जाते हैं। उसके बाद कहीं इनके ट्वीट या वीडियो दिखाई नहीं पड़ते। कतर में नौसैनिकों की गिरफ्तारी पर इनका रुख देखकर आपको अपनी देशभक्ति पर संदेह होने लगेगा। इन्होंने ऐसा कोहराम मचाया था कि जैसे नरेंद्र मोदी ने ही इन्हें फांसी की सजा सुना दी हो। दोस्तों, जिन 8 हमारे भारतीय नेवी के पूर्व जवानों को कतर ने फांसी की सजा सुनाई है, उनमें से 3 रिटायर्ड कैप्टन हैं, 4 कमांडर हैं और 1 नाविक है। यानी ये भारत के विशेष लोग हैं, सम्मानित लोग हैं, देश की सेवा करने वाले लोग हैं, जिनको 2022 के सितंबर से सरकार ने कतर में सड़ने के लिए छोड़ दिया है। वैसे तो मोदी जी का डंका बहुत बचता है और हर देश में बचता है। सारे देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति इनके ऑटोग्राफ के लिए परेशान रहते हैं। सारे देश इनके चेले बताए जाते हैं, इनको विश्वगुरु बताया जाता है। तो कहाँ गया विश्वगुरु आपा? जब इन अधिकारियों को मौत की सजा मिली तो प्रोपेगेंडा वेबसाइट ऑल्ट न्यूज चलाने वाले मोहम्मद जुबैर ने एक्स पर एक व्यंग्यात्मक पोस्ट करके पीएम मोदी का मजाक उड़ाने की कोशिश की थी। ये वही जुबैर है जिसने भाजपा के पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा के खिलाफ अभियान चलाया था, जिसके बाद देश भर में हिंसा हुई थी। यूट्यूबर साक्षी जोशी ने भी कतर द्वारा पूर्व अधिकारियों को मौत की सजा देने पर पीएम मोदी पर सवाल उठाया था। कांग्रेस समर्थक ये पूर्व पत्रकार 10 मिनट का वीडियो इन्होंने बनाया और इसे 56 इंच की विफलता कहा था। इन भारतीयों की रिहाई पर उन्होंने अभी तक अपनी खुशी व्यक्त नहीं की है। यही हाल प्रज्ञा मिश्रा यादव नाम की यूट्यूबर का है। वहीं पत्रकार से यूट्यूबर बने रवीश कुमार ने भी इस मामले पर पीएम मोदी और भारत सरकार पर निशाना साधते हुए एक वीडियो बनाया था। हालांकि इन पूर्व अधिकारियों की रिहाई के बाद रवीश कुमार सदमे से उबर नहीं पाए होंगे, क्योंकि उन्होंने इस रिहाई को लेकर अब तक कोई बयान पोस्ट नहीं किया। यह कोई साधारण मामला नहीं है। एक तो सभी भारतीय नौसेना के रिटायर और काबिल अफसर हैं, दूसरा इन पर इस्राएल के लिए जासूसी के आरोप हैं। इन पर लगे आरोपों के बारे में किसी को भी ठीक से जानकारी नहीं है। इसमें भारत सरकार भी शामिल है। 5 महीने पहले विदेश मंत्री का बयान है कि हमें आरोपों की पूरी प्रकृति मालूम नहीं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या भारत सरकार के पास इन सभी को सजाए मौत से बचाने का कोई विकल्प बचा है? कतर से भारत के संबंध अच्छे हैं, मगर उतने अच्छे नहीं जितने संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब से बताए जाते हैं। हमने आज इस वीडियो में इसके लिए इस मामले से जुड़ी बहुत सारी पुरानी खबरों को खोजा है और उनकी कड़ियों को जोड़ा है, देखने के लिए कि कब कब पत्रकार से लेकर विपक्ष के सांसद सरकार को चिताते रहे और सरकार के जवाब हर वक्त एक ही तरह के आते रहे।
सरकार ने जरूर हैरानी जताई है इस वक्त और सब कुछ करने का वादा किया है, लेकिन इस मामले की तमाम रिपोर्ट देखने से लगा कि या तो सरकार ने कुछ नहीं किया या किया भी तो उसका कुछ असर नहीं हुआ। कतर में 8 नौसैनिकों को मौत की सजा का ऐलान हुआ है। हम जब इससे जुड़ी तमाम खबरों की कड़ियों को जोड़ रहे थे तब कई सारी बातें हैरान करने वाली नजर आईं। ऐसा लगा कि कई बार भारत की विदेश नीति या कूटनीति कंगना रनौत और इस्राइल के राजदूत की मुलाकात की तरह ही सीरियस है। जयशंकर कहते हैं कि कतर के मामले में नौसैनिक मजबूत समर्थन के हकदार हैं, मगर वो मजबूत समर्थन कहां है? अगर है तो उसका रिजल्ट क्या है? अगर सरकार तब से कह रही है कि आरोप स्पष्ट नहीं है तो भारत सरकार ने जोर क्यों नहीं दिया? कुछ ऐसा ही हाल कांग्रेस नेता जयराम रमेश का था। इन्होंने बयान जारी कर इन अधिकारियों को वापस लाने में भारत सरकार की अक्षमता पर सवाल उठाया था। जयराम ने लिखा था कि एक ऐसा देश जिसके साथ मोदानी के विशेष संबंध है। पीएम मोदी और अडानी को लेकर एक नया शब्द गढ़ा है विपक्षियों ने, मोदानी। तो एक ऐसा देश जिसके साथ मोदानी के विशेष संबंध है, इस रिश्ते से अब तक पूर्व सैनिकों को मदद क्यों नहीं मिली? देखिए बात को कहां ले जा रहे हैं। कांग्रेस की एक और लतमरुआ नेता सुप्रिया श्रीनेत भी बिलबिला उठी थी। भारत की नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को कतर में सजाए मौत सुनाई गई है। सजाए मौत का ऐलान हुआ है। ये देश स्तब्ध है, पीड़ा में है, दुखी है, परेशान है। मोदी सरकार का कहना है कि वो स्तब्ध और शॉक्ड है, पर वो शॉक्ड कैसे है? अगस्त 2022 से ये 8 नौसेना के पूर्व अधिकारी कतर की जेलों में हैं। उन पर मुकदमा चल रहा है जिसका आरोप तक सार्वजनिक नहीं किया गया है और ऐसी आशंका थी कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो सरकार हाथ पे हाथ धरे क्यों बैठी रही? सरकार ने चिंताओं की, सरकार ने शिकायतों की, सरकार ने सवालों की अवमानना क्यों की? हम आज इस कगार पर कैसे पहुंच गए कि हमारे 8 नौसेना के पूर्व अधिकारी मौत की सजा का सामना कर रहे हैं? और इस दौरान जब सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी रही तो कतर और इंडिया ने अपनी 50वीं डिप्लोमेटिक वर्षगांठ मनाई। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कतर को फीफा वर्ल्ड कप की बधाई दी। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कतर के शासक को यहां पर बुलाकर उनका खूब स्वागत सम्मान किया G20 में। तो उनसे 8 पूर्व नौसेना के अधिकारियों के जीवन की, उनकी सुरक्षा की बात क्यों नहीं की गई? आप विश्वगुरु कहते हैं। कतर में 8 नेवी ऑफिसर 1 साल से जेल में हैं, आप नहीं ला सके उनको। आज ये लोग सोशल मीडिया पर एक बार भी सैनिकों के स्वागत या धन्यवाद की पोस्ट भी डालते दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब इनको कोई लेना देना ही नहीं है इससे। सारी देशभक्ति, सारा सैनिक प्रेम केवल तभी तक था जब तक उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी या जब तक मोदी सरकार पर भड़ास निकाली जा सकती थी। सोचिए कि क्या अस्तर है इन विपक्षियों का और खुद को पत्रकार कहने वाले यूट्यूबर्स का। ये देश को नीचा दिखाने के लिए क्या क्या जतन करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी की सरकार है जो इनके हर प्रोपेगेंडा की काट रखती है। आज भारत इतना मजबूत है कि चाहे कोई भी भारतीय कहीं भी जल, थल, नभ या पृथ्वी के किसी भी कोने में फंसा हो, उसे घर पहुंचाना अब मोदी की गारंटी है। लोग कहते थे कि मोदी को विदेश नीति की समझ नहीं है और आज उसी विदेश नीति और कूटनीति का जलवा है कि जिन भारतीयों को कतर में मौत की सजा सुनाई गई थी वे सारे भारत वापस आ गए अपने घर। ये है नए भारत की ताकत। लेकिन इस ताकत पर प्रसन्न होने और इसे सेलिब्रेट करने की जगह कुछ लोगों के घर और चेहरे पर मातम छा जाता है। उन्हें दुख होता है कि कुछ बुरा क्यों नहीं हुआ, काश कतर ने बात नहीं मानी होती तो आज हमारे पास एक बड़ा मुद्दा होता मोदी सरकार को घेरने का। आपको शायद पता न हो, गुप्तचर रिपोर्ट यह है कि भारत के कई बड़े मुस्लिम मौलाना उलेमा कतर की यात्रा पर गए और वहां इस बात की प्लानिंग में लगे रहे कि किसी तरह से चुनाव के पहले भारत के 9 सैनिकों को फांसी हो जाए ताकि चुनाव में इसे बड़ा मुद्दा बनाया जा सके और मोदी को हराया जा सके, कांग्रेस को सत्ता में लाया जा सके। लेकिन आज के दौर में दुनिया पूरी तरह से पैसे पर चलती है। कतर के पास दुनिया का सबसे बड़ा गैस है और गैस एक ऐसी चीज़ है जिसका परिवहन सबसे महंगा होता है। कतर अपने गैस को यूरोप तक बेच नहीं सकता क्योंकि परिवहन की लागत बहुत ज़्यादा आ जाती है
और उससे कम कीमत पर रूस आज भी यूरोप को गैस सप्लाई कर रहा है। आजकल पूरी दुनिया अपना नफा नुकसान पहले देखती है, बाकी सब चीजें बाद में देखती है। यहाँ जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब 2002 में ही उन्होंने भरूच जिले में दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी टर्मिनल बनवाया था। अगर आप मैप में देखेंगे तो कतर से दहेज बिल्कुल सीधी लाइन में है और वहां से एलएनजी टैंकर से गैस आता है और फिर पूरी भारत में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। कतर के आसपास जितने भी देश हैं, सबके पास गैस है। अब बचा पाकिस्तान, वह कतर को पैसा नहीं चुका पाता है। फिर अब बचा चीन, तो चीन के संबंध रूस के साथ बहुत अच्छे हैं और चीन की सीमा रूस से मिली हुई है, तो चीन को भी ज़रूरत नहीं है कतर से लेने की। इधर एक हफ्ते पहले गोवा में एनर्जी समिट में भारत ने दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा समझौता कतर के साथ किया, जिसमें 2048 तक कतर भारत को गैस देगा। और यह समझौता इतना विशाल था कि दुनिया के आधे देश के जीडीपी के बराबर था। इस समझौते में यह भी पता चला कि भारत यदि आधी कीमत अभी दे देता है तो उसे 12 अरब डॉलर का डिस्काउंट भी मिलेगा। अब भारत के खजाने में विदेशी मुद्रा भंडार होने का यही सबसे बड़ा फायदा होता है कि आप अपनी शर्तों पर डील कर सकते हैं। और आज भारत का विदेशी मुद्रा ऑल टाइम हाई है, यानी 700 बिलियन डॉलर है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अनेक मौलवी मौलाना ने इस सजा का समर्थन भी किया था। मौत की सजा का समर्थन करने वालों में एक था जफरुल इस्लाम खान। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष जफरुल इस्लाम ने सोशल मीडिया एक्स ट्विटर पर लिखा था कि अगर ये पूर्व नौसेना अधिकारी सचमुच इजराइल के लिए जासूसी करते हैं तो कोई सहानुभूति नहीं होनी चाहिए। भारत को उनके बचाव में कूदने से पहले ठीक से जांच करनी चाहिए। जफरुल इस्लाम मिल्ली गैजेट नाम के मीडिया संस्थान के संस्थापक हैं। ये वही संस्थान है जिसने गोधरा में राम भक्तों को ट्रेन में जिंदा जलाए जाने वाली घटना का भी समर्थन किया था। इतना ही नहीं, जफरुल ने अप्रैल 2021 में ट्वीट करके कहा था कि कट्टर हिंदुओं को शुक्र मनाना चाहिए कि भारत के समुदाय विशेष ने अरब जगत से कट्टर हिंदुओं द्वारा हो रहे घृणा के दुष्प्रचार, लिंचिंग और दंगों को लेकर कोई शिकायत नहीं की है। और जिस दिन ऐसा हो जाएगा उस दिन अरब के लोग एक आंधी लेकर आएंगे और एक तूफान खड़ा कर देंगे। अब आप इस आदमी का स्तर बेहतर समझ सकते हैं। पीएम मोदी के विरोध में डूबे इन यूट्यूबर्स और नेताओं ने इन पूर्व अधिकारियों की सजा को अपनी प्रोपेगेंडा और राजनीति के लिए इस्तेमाल किया था। वहीं जफरुल इस्लाम जैसे लोग सिर्फ इसलिए इन पूर्व अधिकारियों की मौत की सजा को जायज़ ठहरा रहे थे क्योंकि उन पर इजराइल के लिए जासूसी का आरोप लगाया गया। और ये आपको पता ही होगा कि देश के अधिकांश मुस्लिम फिलिस्तीन का पक्ष लेते हैं और इजराइल से नफरत करते हैं। इसलिए ये इजराइल के लिए जासूसी करने का आरोप सुनकर भड़क उठे। हम सबको ये सोचना होगा, ये जानना होगा, ये ध्यान रखना होगा कि असली दुश्मन भारत के अंदर है। इनको पहचानना और इन्हें हर मौके पर सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। सरकार, सत्ता, प्रधानमंत्री का विरोध हर जगह होता है, होना भी चाहिए, लेकिन देश का विरोध, देश की सेना का विरोध, यह सिर्फ गद्दारों और देश के दुश्मनों का काम है। ऐसा काम करते हुए जो भी दिखे, चाहे वह जिस भी जाति धर्म का हो, चाहे वह जितने ऊंचे पद पर आसीन रहा हो, चाहे वह जितनी भी हैसियत रखता हो, उसे खींच कर नीचे लाना और कायदे से जलील करना हम सबका दायित्व भी है और अधिकार भी, क्योंकि राष्ट्र हमेशा प्रथम। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।